साल है 2026। ईरान पर हमले के साथ एक जंग छिड़ जाती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में भारत खुद को इसके बीचों बीच पाता है। आज हम यही समझेंगे कि ये संकट कैसे खड़ा हुआ और इसने सीधे सीधे भारत पर क्या असर डाला। मार्च 2026 की शुरुआत। एक खबर आती है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई थी। अब ये कोई बाजार का मामूली उतार चढ़ाव नहीं था। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा गया, दुनिया का सबसे जरूरी एनर्जी कॉरिडोर अचानक एक वॉर जोन में तब्दील हो गया था। और ये सब मिडिल ईस्ट में पनप रहे एक बहुत बड़े संकट का सिर्फ एक लक्षण था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाना। ये समझ लीजिए दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होके गुजरता है। तो सवाल ये उठता है कि एक इलाकाई झगड़ा इतनी तेजी से एक ग्लोबल संकट में कैसे बदल गया। चलिए समझते हैं कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। सब कुछ 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमलों से शुरू हुआ। सिर्फ एक दिन बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर पलटवार किया। 2 मार्च आते आते उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया और 4 मार्च तक इंडियन ओशन में एक बड़ी नौसैनिक घटना ने तनाव को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। मतलब हालात चौंकाने वाली रफ्तार से बिगड़े थे। और इस संकट में भारत का कनेक्शन बिल्कुल शुरुआत से ही था। ईरान का एक जंगी जहाज IRIS देना उसे एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि ये घटना ठीक तब हुई जब वो जहाज भारत के विशाखापट्टनम में एक नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर लौट रहा था। तो इस लड़ाई का जो फौरी असर था वो जंग के मैदान से ज्यादा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर महसूस किया गया। ईरान के जवाबी हमलों ने खाड़ी देशों के अहम एनर्जी और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अकेले UAE पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। पूरे इलाके में एक तरह से अफरा तफरी मच गई थी। और इसी अफरा तफरी ने तेल की कीमतों को कोविड-19 महामारी के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे दुनिया भर में मंदी का खतरा मंडराने लगा। अब भारत जैसे देश के लिए ये आर्थिक चोट कई तरफ से आई। सबसे पहले तो तेल खरीदने का खर्च आसमान छू गया, फिर ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह से टूट गई और सबसे बड़ी चिंता थी खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीय कामगारों से आने वाले पैसे को लेकर, जिसके पूरी तरह रुक जाने का खतरा था। लेकिन इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत से भारतीयों के लिए ये संकट एक निजी त्रासदी बन गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। आम भारतीय नागरिक भी सीधे सीधे इसकी चपेट में आ गए। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े ट्रैवल हब्स को निशाना बनाया और वहीं एक ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक जख्मी हो गया। एयरलाइंस के अचानक बंद हो जाने से सैकड़ों भारतीय एयरपोर्ट्स पर ही फंस गए। चारों तरफ बस बेचैनी और हताशा की कहानियां थी। संकट में फंसे आम लोगों के डर और अनिश्चितता को समझने के लिए ये एक वाकया ही काफी है। एक भारतीय यात्री जिसकी फ्लाइट बीच में ही फंस गई थी, उसे बचने के लिए दोहा से रियाद तक रेगिस्तान के रास्ते भागना पड़ा। तो अब सबसे अहम सवाल, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था और उसके नागरिक दोनों खतरे में हों, तो वो देश करता क्या है? भारत ने कैसे रिएक्ट किया? भारत ने यहाँ एक बहुत ही सधा हुआ रास्ता अपनाया। दुनिया के सामने तो शांति और संयम की अपील की जा रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे अपने राष्ट्रीय हितों को बचाने के लिए बहुत तेजी से और हाई लेवल डिप्लोमेसी चल रही थी। भारत का जो रिस्पॉन्स था वो कई मोर्चों पर एक साथ था, ताकि इकोनॉमिक और ह्यूमन दोनों हितों को बचाया जा सके। इसमें ईरान से सीधी बातचीत करना, भारतीय तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करना और सबसे जरूरी फंसे हुए नागरिकों को घर वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम करना शामिल था। हालांकि इन फौरी कदमों से कुछ राहत तो जरूर मिली, लेकिन इस संकट ने भारत की एक बहुत गहरी और पुरानी कमजोरी को फिर से सामने ला दिया। ये संकट साफ साफ दिखाता है कि हम मिडल ईस्ट पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। चाहे वो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें हों, हमारे व्यापार के लिए अहम समुद्री रास्ते हों, या फिर उस इलाके में रहने वाले हमारे विशाल प्रवासी समुदाय की सुरक्षा का सवाल हो। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी देश अपने लोगों को, अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखे, जब जंग का मैदान हजारों मील दूर हो?